हाय गाइस, दिस इज़ पराग एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और ये हमारा जीओसी का 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आर एच एंड आई इफेक्ट। जो हमने पहले 3 इफेक्ट पढ़ी है उनकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन देखने के पहले कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई ग्रुप है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, तो ये आर इफेक्ट भी शो कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर सकता है। तो ऐसे जो कंपाउंड रहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड में हम कौन सी इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट के बाद आपको देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट ही डोमिनेंट रहेगी, उसके बाद रहेगी हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट रहेगी। अब इन तीनों इफेक्ट के ऊपर एक आती है, वो है एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एरोमेटिसिटी को मिलती है। एरोमेटिक अगर कंपाउंड है, एरोमेटिसिटी एंटर हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन वो हम लोग उसके जो एग्जांपल्स है वो हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद देखेंगे। अभी मैं जो एप्लीकेशंस एसिडिक नेचर वाला हम लोग देखने वाले हैं, तो उसमें मैंने जो एग्जांपल कवर किया है उसमें मैंने एरोमेटिसिटी वाला एग्जांपल कवर नहीं किया है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट के आर एच और आई इफेक्ट के बारे में। अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये दो इफेक्ट है जो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अप्लाई होगी। हमने पहले वीडियो में देखा था जो माइग्रेशन होता है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होता है, इसलिए रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही एप्लीकेबल होगी। इंडक्टिव इफेक्ट का पोजीशन से कुछ ज़्यादा खास लेना देना नहीं होता, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका मतलब जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा ग्रुप उतनी ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब ये तो हो गया इफेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। अब इसमें एक और पॉइंट, एसिडिक नेचर वाले पॉइंट में अगर इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वाला अगर हमको एग्जांपल दिया है कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें क्या होगा कि हमने देखा कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है फिर क्या करेंगे? तो एक रूल है DNS रूल, DNS। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, कि जो ग्रुप ज़्यादा नज़दीक है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद अगर डिस्टेंस दोनों का सेम है, ये क्या है, कंपैरिजन की बात है, और हम लोग एग्जांपल में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। अभी आप ये रूल समझ लीजिए कैसा है। डिस्टेंस अगर सेम है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर्स के, कितने ज़्यादा नंबर्स है जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। उन ग्रुप जितने ज़्यादा ग्रुप्स रहेंगे वो हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ। अगर डिस्टेंस भी सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है, तो उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ को कंसिडर करेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें पहले समझ लेने चाहिए थे। अब ये पहला एग्जाम्पल है, ये इसमें हम सारे के सारे एग्जाम्पल है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स में एसिडिक नेचर का ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है और उनका ऑर्डर क्या रहेगा। तो आप देखिए ये पहला वाले जो एग्जांपल है, सारे के सारे जो ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो माइनस आई और प्लस आई से क्या होता है कि एसिडिक नेचर जो है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R, -H एंड -I इफेक्ट, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है +R, +H और +I के। ऐसा क्यों है? इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Cl CH2 COOH, और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने लिखा CH3
CH2 COOH। अब इस केस में देखिए यहाँ पे ये Cl है जो -I इफेक्ट शो करेगा, -I, और ये CH3 +I इफेक्ट शो करेगा। सिंपल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होता है। तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो उसका एनायन फॉर्म होता है वो उसको हम कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा, Cl CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O-। अब देखिए हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहाँ पे आ गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब अभी इस जो ये C+O- जो ग्रुप है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उसको अगर स्टेबल करना है तो हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी पड़ेगी। तो ये क्लोरीन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट शो करता है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से ऐसे पुल करेगा, तो उसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इससे भी स्टेबल होगा और यहाँ से ऐसे रेजोनेंस में जाएगा, ऐसे भी स्टेबल होगा, मतलब ये दोनों तरह से स्टेबल हो रहा है। तो इसकी वजह से ये वाला क्या होगा, ये -I इफेक्ट एसिड को स्ट्रॉन्ग बना रही है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए अगर ये हाइड्रोजन ऐसे रिमूव हो जाता है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा, CH3 CH2 COO-। ठीक है। अब ये CH3 + I इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर से यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो इसकी वजह से ये जितना अनस्टेबल बनेगा उतना ही एसिड वीक रहेगा। क्योंकि इसका एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि अगर वो H डोनेट करने के बाद उसका जो फॉर्म बन रहा है वो फॉर्म स्टेबल रहेगा तभी तो वो H डोनेट करेगा। अगर वो फॉर्म स्टेबल नहीं है तो वो डोनेट क्यों करेगा एसिड, ऐसा है। तो जो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट में जो -I जिस पे ज़्यादा रहेगी वो एसिड स्ट्रॉन्ग बनता है और +I इफेक्ट एसिड को वीक बनाती है। अब हम एग्जांपल देख लें। अब कुछ लोग इसमें कैसा है कि बॉन्डिंग पे बॉन्डिंग के कंसेप्ट से थोड़ा समझते हैं, और कुछ लोग इस तरह से समझते हैं कि जैसे यहाँ पे ये OH है तो ये जितना इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से खींचेगा उतना ही ज़्यादा ये O और H वीकली बॉन्डेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये खींच रहा है कार्बन से तो कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो OH है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो O और H वीकली बाइंड रहेंगे, तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो पाएगा। लेकिन बॉन्डिंग एसिडिटी को बॉन्डिंग से डिफाइन नहीं किया जाता, एक्चुअल वे है ये उसकी स्टेबिलिटी होती है, जो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी उससे एसिड की स्ट्रेंथ डिफाइन होती है। वो तो सिर्फ समझने याद रखने के लिए रख सकते हो, लेकिन वो इस तरह वो सही वे नहीं है। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे ये सारे के सारे एग्जाम्पल एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बेसिस पे रहेंगे। तो हम यहाँ पे एसिडिक को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में देखिए जो पहला वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे NO2 ग्रुप है, ये -I शो करेगा। यहाँ पर Cl है, ये भी -I शो करेगा, और CH3 ये +I शो करता है। तो किसी भी एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि कौन सा -I शो कर रहा है, कौन सा +I शो कर रहा है, -R+R या -H+H शो कर रहा है। उसके बेसिस पे आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि जो प्लस वाले ग्रुप है वो तो लास्ट में आएंगे, मतलब वीक एसिड आएंगे, जो माइनस वाले वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों ये सेकंड नंबर के कार्बन पे लगे हुए हैं, मतलब जो हमारा DNS रूल था उसमें क्या था, पहले डिस्टेंस देखते थे, फिर नंबर देखते थे, फिर स्ट्रेंथ देखते थे। तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, तो अब नंबर देखो, एक फंक्शनल ग्रुप ही लगा हुआ है तो नंबर भी सेम है, तो अब आएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, NO2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हमने -I इफेक्ट के ऑर्डर में देखा था कि NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें अगर हमें एसिडिक ऑर्डर लिखना हो तो क्या आएगा, जो A है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, उसके बाद B आएगा और उसके बाद C आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में क्या है, फर्स्ट नंबर ग्रुप सेम है
CH3 और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है। ये CH3 क्या शो करेगा, +I शो करेगा, ये वाला भी +I शो करेगा, और यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, DNS रूल, हम यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। DNS में डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है, जो सबसे नज़दीक है वो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये सेकंड कार्बन पे, ये थर्ड कार्बन पे है। अब +I शो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इफेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब ये तो नक्की हो गया कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो थर्ड नंबर वाला रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो थर्ड नंबर वाला सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, +I जितनी ज़्यादा उतना ही वीक एसिड। तो ये वाला +I ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम +I शो करेगा। तो जितनी +I ज़्यादा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, +I ज़्यादा मतलब वीक एसिड। तो 3 के बाद आएगा सेकेंड स्ट्रक्चर और उसके बाद आएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल का। यहाँ पर क्या है, 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पे मैं फिर से DNS लिख देता हूँ, DNS। ये DNS आपको बहुत काम आएगा। और एक ये याद रखना, RHI, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके सिवाय आपके एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होने वाले। तो सबसे पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर इस थर्ड नंबर पे कार्बन पे, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे, यहाँ पर सेकंड नंबर पे है और 6 नंबर में सेकंड नंबर पे है। तो सबसे पहले जो सेकंड नंबर वाले हैं वही आएंगे क्योंकि डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस के बाद नंबर आता है, यहाँ पे 2 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पर एक ही साइनाइड ग्रुप है। इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा, सबसे जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो रहेगा थर्ड नंबर वाला। उसके बाद आएगा 6 नंबर। अब 1, 2, 4 और 5 ये 4 बचे। इसमें सबके सब थर्ड नंबर वाले कार्बन पे है, लेकिन 5 नंबर में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके बाद 5 नंबर आएगा। अब इन तीनों में क्या है, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है। तो अब हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे। तो OF2+ ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट शो करता है, इसीलिए 5 के बाद आएगा 1 नंबर और 1 नंबर के बाद आएगा NO2 और उसके बाद साइनाइड, मतलब 4 नंबर और 2 नंबर। तो ये आपको अगर ऑर्डर याद नहीं होगा -I इफेक्ट का और +I इफेक्ट का, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक तो DNS, दूसरा RHI और तीसरा ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड, इनकी स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है। तो पहले तो मैं आंसर लिख लेता हूँ, फिर हम लोग करते हैं कि आंसर किस तरह से आया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HCOOH, मतलब फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एसिटिक एसिड आएगा, उसके बाद बेंजोइक एसिड आएगा। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ PHCOOH, PH का मतलब बेंजीन रिंग है, और लास्ट में आएगा CH3COOH। अब यहाँ पर तो सिंपल है कि यहाँ पे +I इफेक्ट लग रही है, इसके लिए ये एसिड वीक हो जाएगा। तो एसिडिक एसिड में तो इतना डाउट नहीं होता है कि ये क्यों वीक है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा डाउट रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो HCOOH यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये COOH, ये हो गई बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग को हम जनरली विड्रॉइंग में हम लोग कंसिडर करते हैं कि बेंजीन रिंग विड्रॉ करती है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, लेकिन अगर वो किसी से ज्वाइंट हो तो हम लोग ऐसा ज़्यादातर केसेस में उसको विड्रॉइंग कंसिडर करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखने जाओ तो ये विड्रॉइंग करेगी तो ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीज़न हम देखते हैं। इसके हम लोग कॉन्जुगेटेड बेस के कंसेप्ट से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा, हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें तो HC+O और यहाँ पर O-, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। इसका जो रेजोनेंस होगा ये ऐसे होगा,
HCO माइनस डबल बॉन्ड O, और फिर से यहाँ से ऐसे। ये जो रेजोनेंस है ये कॉन्जुगेटेड बेस में हो रहा है, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, मतलब ये अच्छे से स्टेबिलाइज हो चुका है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्लस आई शो कर रहा है, अगर ये प्लस आई शो कर रहा होता तो ये अनस्टेबल भी हो जाता, जैसे कि एसिडिक एसिड है, इसीलिए एसिडिक एसिड लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे अगर CH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए HCOOH एसिडिक एसिड से तो स्ट्रांग रहेगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब हम देखते हैं कि ये बेंजोइक एसिड के केस में क्या हो गया। तो COOH इसका अगर हम कॉन्जुगेटेड बेस देखें तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव। रेजोनेंस वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने बेंजोइक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे, तो इसमें दो तरह से रेजोनेंस पॉसिबल है। एक तो सिर्फ इतने एरिया में रेजोनेंस होता है, ये वाला जो एरिया है सिर्फ इतने एरिया में रेजोनेंस होगा ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ऐसे ये इसके बीच में हुआ। और दूसरे तरह का रेजोनेंस रिंग में होता है, रिंग के अंदर रेजोनेंस होता है, ये भी हमने देखा था। C यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये यहाँ पर ऐसे पुल होता है और ये वाला ऐसे आ जाता है, तो ये नेगेटिव तो एज इट इज़ रहा। अब बेंजोइक एसिड के केस में क्या है, दो तरह से होता है रेजोनेंस, तो ये वाला भी है ये वाला भी है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये वाला जो रेजोनेंस है जो रिंग के साथ होता है ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ये ज़्यादा इस तरह से होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसीलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इतना ज़्यादा स्टेबिलाइज नहीं हो पाता है इसमें, ये एज इट इज़ रहेगा। ये वाला भी रेजोनेंस होता है लेकिन साथ साथ में ये भी हो रहा है। फॉर्मिक एसिड में तो सिर्फ एक ही तरह का रेजोनेंस हो रहा है, वो भी नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है। तो यही कारण है कि ये फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्टेबल है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा, ये बहुत ही हॉट एग्जांपल है, मतलब कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको IMP कर देना आप लोग, ये IMP एग्जांपल है। अब एग्जांपल 5, ये इस एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो हाइड्रोजन एटम है उसका एसिडिक नेचर देखेंगे कि कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है, उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें अरेंज करना है। तो इसमें भी रूल तो वही लगेगा, DNS वाला ही, DNS। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सीधे डायरेक्टली कार्बन वाले जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है सारे के सारे एग्जाम्पल में, मतलब डिस्टेंस का तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो है ही नहीं। तो अब नंबर में आते हैं, नंबर से इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि NO2 NO यहाँ पर 2 नंबर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो रहेगा 1 नंबर। तो 1 नंबर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वन नंबर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि NO2 NO2 दोनों स्ट्रांग ग्रुप है। अब सेकंड नंबर पे एक NO2 है और एक ये COCH3 मतलब COR ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो आप ऑर्डर में देखना NO2 के बाद COR आता है, इसीलिए ये फर्स्ट नंबर पे NO2 वाला आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो ये आ गया सेकंड नंबर पे। अब नंबर वाला ख़त्म हो गया, अब सारे में एक सिंगल है ग्रुप्स। तो अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले एग्जांपल में आप ये भी कर सकते हो कि पहले -I और +I हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सिर्फ ये अकेला ग्रुप ऐसा है जिसमें +I शो कर रहा है, ये CH3 ग्रुप, ये +I शो कर रहा है, और CH3 CH3 NO2 CH3 COOH इन सारे के सारे में -I है, यहाँ पर भी -I, यहाँ पर भी -I। तो ये तो कंफर्म हो गया कि थर्ड नंबर सबसे लास्ट में आएगा। अब इन तीनों की बात करते हैं। NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 4 नंबर साइनाइड वाला ग्रुप, और उसके बाद आएगा 6 नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा 3 नंबर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, अब इसमें ये जो एग्जाम्पल ये फिनॉल का एग्जाम्पल है कि फिनॉल में एसिडिक नेचर किस तरह से देखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले DNS तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे RHI वाला कंसेप्ट आएगा।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर और एच इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही लगती है, मेटा पे नहीं लगती। तो इसमें कौन सी इफेक्ट लगेगी? जो पहला एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे जो साइनाइड है ये ऑर्थो पे है, तो ये साइनाइड हमको पता है ये रेजोनेंस शो करता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, और ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे लगेगी माइनस आर, एज वेल एज ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, तो ये माइनस आई। ये दो इफेक्ट यहाँ पे शो होगी, लेकिन पहले हम लोग आर को कंसीडर करेंगे फिर आई को कंसीडर करेंगे। अब ये मेटा पे है, अब मेटा पे आर और एच तो लगेगी नहीं, मतलब सिर्फ यहाँ पे माइनस आई अकेली इफेक्ट आएगी। सी एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, पैरा पे है तो यहाँ पे भी माइनस आर एज वेल एज माइनस आई, और यहाँ पर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं क्योंकि कोई ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो आंसर किस तरह से आएगा? सबसे पहले तो आर वाले ग्रुप को ही कंसीडर करना, क्योंकि आर वाले ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद बाकी सब आते हैं। आर एच आई उस तरह से होता है। तो आर का कैसा, ऐसा नहीं कि ऑर्थो पे है और पैरा पे है, तो ऐसा आर डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। तो जितनी माइनस आर इफेक्ट ऑर्थो पे लगेगी उतनी ही माइनस आर इफेक्ट पैरा पे भी लगेगी। मतलब यहाँ पर माइनस आर तो सेम है। अब माइनस आर अगर सेम है तो उसके बाद हम लोग माइनस आई को देखेंगे। अब माइनस आई हमको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितनी ज़्यादा माइनस आई उतनी ज़्यादा एसिडिटी, क्योंकि माइनस इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑर्थो पे है, मतलब इसका डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर माइनस आई ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर माइनस आई कम लगेगी। तो ए और सी में अगर हम देखें तो ए हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा बी। क्योंकि यहाँ पर तो कोई इफेक्ट शो ही नहीं हो रहे, यहाँ पे फिर भी माइनस आई तो है, और यहाँ पर लास्ट में सबसे लास्ट में आ जाएगा डी। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा ए सी बी डी। ये हमारा एग्जाम्पल 6 हो गया। अब एग्जाम्पल 7, इस एग्जाम्पल में OMe ग्रुप प्रेजेंट है। OMe ग्रुप मतलब OCH3 ग्रुप। अब हम लोगों को पता है OCH3 ग्रुप ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो इसमें कौन सी इफेक्ट आएगी? एक तो आएगी प्लस आर और दूसरी आएगी माइनस आई। प्लस आर इसलिए क्योंकि ये ऑर्थो पे है, मेटा पे प्लस आर नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट आएगी। पैरा पोजिशन पे प्लस आर एज वेल एज माइनस आई, और यहाँ पर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो आंसर किस तरह से निकलेगा? प्लस इफेक्ट वो डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा प्लस आर लगेगी उतना ही वो वीक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस इफेक्ट लग रही है, यहाँ पे भी प्लस इफेक्ट लग रही है। इसका मतलब माइनस वाला जो है सबसे पहले वो आएगा, माइनस इफेक्ट वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्लस वाले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल 7 जो है इसमें बी वाला ग्रुप सबसे पहले आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं लग रही। अब प्लस आर लगेगी, उससे एसिड वीक बनेगा। इससे तो बेटर है कि कोई इफेक्ट लगे ही नहीं, तो एसिडिक उसका जो एसिडिक नेचर है वो मेंटेन तो रहेगा। इसीलिए जिसपे ग्रुप नहीं लगा वो उसके बाद आएगा, मतलब डी आंसर आएगा बी के बाद। अब देखते हैं ए और सी। अब इन दोनों में क्या है, प्लस आर है, प्लस आर है। प्लस आर तो दोनों में सेम लग रही क्योंकि पोजीशन पे डिपेंडेंट है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे माइनस आई। तो जिसमें माइनस आई ज़्यादा रहेगी वो स्ट्रांग रहेगा, मतलब ए वाला जो है ए ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, और उसके बाद आएगा सी। तो इस तरह से होगा। अब आप इसमें ऐसा नहीं देखना कि आर दोनों में सेम है तो आर कंसीडर ही नहीं करनी, तो आर वाले पहले प्लस इफेक्ट दिखेगी मतलब वो लास्ट में आएंगे, माइनस वाले पहले आएंगे, उसके बाद जिसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रही वो, और उसके बाद जिसमें प्लस इफेक्ट लग रही है वो। इसी तरह से होगा एसिडिक ऑर्डर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पर तीनों मिक्स में लिया है मैंने। यहाँ पर कौन सी इफेक्ट लग रही है, प्लस आर एज वेल एज माइनस आई। यहाँ पर कौन सी लग रही है, माइनस आर एज वेल एज माइनस आई। यहाँ पे कौन सी इफेक्ट लग रही है, यहाँ पे लगेगी प्लस एच इफेक्ट लगेगी यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर लगेगा। ये sp2 वाला कार्बन है, sp2 वाले कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, और पैरा पोजीशन पे होने की वजह से ये शो करेगा। अगर मेटा पे होता तो ये प्लस एच नहीं शो करता, प्लस एच एज वेल एज ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, ओके।
तो ये इस तरह से होगा इसमें। अब इसका अगर हमको आंसर निकालना है तो आंसर किस तरह से होगा, माइनस वाला सबसे पहले आएगा। यहाँ पे तो -r लग रही है, मतलब सिंपल सी बात है, बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद दोनों के दोनों प्लस वाले हैं। अब प्लस में RHI हमारा ये है, RHI ऑर्डर ये होता है, चाहे प्लस इफेक्ट हो या माइनस इफेक्ट हो, प्रायोरिटी R को मिलती है, उसके बाद H को, उसके बाद I को। तो R वाला है वो ज़्यादा प्लस है, R वाला ग्रुप है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और ये यहाँ पे प्लस में है, तो जितना ज़्यादा प्लस उतना वीक एसिड। तो इसका मतलब B के बाद हमारा आएगा C और उसके बाद लास्ट में A आएगा। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। ओके, समझते हुए चलना। अगर समझ ना आए तो आप ऑर्डर सब खोल के रखो और पहले वाले वीडियो को फिर से देखो, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब एग्जाम्पल नंबर 9, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी IMP कर देना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में देखा जाता है। इसमें क्या है, NO2 नाइट्रोफिनॉल वाला एग्जाम्पल है। ये ऑर्थो पोजीशन पे और ये नाइट्रोजन है, तो ये -R इफेक्ट शो करेगा एज वेल एज -I इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर सिर्फ -I, इसके बाद यहाँ पर -R एज वेल एज -I, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो इसका आंसर ऐसे तो मैं, चलो एक्सपेक्टेड आंसर लिखता हूँ मैं पहले तो। एक्सपेक्टेड आंसर हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने साइनाइड वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर -R दोनों में सेम है तो हम -I देखेंगे। -I किस में ज़्यादा है, A वाले में ज़्यादा है, इसीलिए A सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद C आएगा, सिंपल है क्योंकि यहाँ पर -R है, उसके बाद -I, सिर्फ -I वाला, मतलब B, और लास्ट में D। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड हो जाता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये जो नाइट्रोजन, ये वाले जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलेगी, उसमें हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, OH NO2 इस तरह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या है, 2 ग्रुप होने चाहिए। अभी एक ग्रुप में कैसा होता है, एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, यहाँ पर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हुआ होना चाहिए, इस तरह से। तो ये क्या है, ऑक्सीजन से तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, ये ऐसे बॉन्डिंग, और इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये क्या होगा, ये जो है ये एक्सेप्टर हो जाएगा और ये डोनर हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक अट्रैक्शन होता है। तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम लोग H बॉन्डिंग बोलते हैं, H बॉन्डिंग। अब H बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर और दूसरी होती है इंटरमोलिक्यूलर। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, वो होता है इंट्रामोलिक्यूलर। और 2 मॉलिक्यूल के बीच में अगर H बॉन्डिंग है तो उसको हम इंटरमोलिक्यूलर बोलेंगे। तो ये जो ऑर्थो है, ऑर्थो वाला, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर बनता है। ये देखिए ये बना ना, यहाँ पे कैसा है, इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, ये हमारा ऑर्थो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑर्थो। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग हो गई, ये इंट्रामोलिक्यूलर हुई, इंट्रा। और ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी। इंटरमोलिक्यूलर कैसे होती है, देखो ये ऐसे होती है, यहाँ पे आ गया OH N ऑक्सीजन यहाँ पे, और डबल बॉन्ड O। ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ऐसा एरो यहाँ पे शो होता है। एक ये हो गया। अब दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे OH उल्टा लिख रहा हूँ मैं, N ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O।
H और O के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो ये क्या हुआ, दो डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब सेम है मॉलिक्यूल, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो ये हमारा इंटर हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर। ये हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर और ये इंटर मॉलिक्यूलर। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इस ऑर्डर पे, जो इन दोनों में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इंट्रा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटर, ये है सबसे पहले। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा उतना ही वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अटैच करके रखेगा। अटैच करके रखेगा इसका मतलब क्या होगा कि वो हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा मतलब वीक एसिड बनाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऐसा होगा, करेक्ट ऑर्डर, ये जो ए है, ए सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा और लास्ट में डी आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, CABD। ऐसा इसलिए हुआ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे -I लगती है बॉन्डिंग, -I सबसे पहले तो प्रायोरिटी R को ही मिलेगी, R वाले ही पहले आएंगे, उसके बाद ही I वाले आएंगे, चाहे S बॉन्डिंग हो फिर भी। तो ये तो हमारा हमेशा रहेगा ही, RHI, ये तो हमेशा फॉलो होने वाला है। इसमें अगर अभी इस एग्जांपल में -R वाले थे, दोनों -R सेम था, लेकिन -I भी है, लेकिन क्या है दोनों के दोनों -R तो दिखा ही रहे हैं। इसके लिए फिर उसके बाद हमने H बॉन्डिंग देखी, तो H बॉन्डिंग की वजह से इस केस में ऐसा होता है, और ये प्रैक्टिकली भी प्रूवन है। प्रैक्टिकली जो pKa वैल्यू है उसके बेसिस पे भी ये प्रूव होता है कि ये जो C है मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो नेक्स्ट तो कुछ है नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।